आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में आतंकी मौजूद थे। 15 अप्रैल को पहलगाम ये आतंकी पहुंचे थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी इन आतंकियों ने की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी, ये सभी जगह निशाने पर थी। आतंकी पहुंचे थे, पहले ही रेकी की थी, पूरे इलाके की प्लान एग्जीक्यूट किया कि ऐसे से हम करेंगे। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 4 वर्कर्स ने आतंकियों की रेकी करने में मदद भी की थी, सूत्र बता रहे हैं। और इसी खबर पर पहलगाम से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो हैं 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। हमला जो है वो 22 अप्रैल को हुआ। इसके अलावा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रेकी कर चुके थे। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी बातचीत हुई थी। बिल्कुल, देखिए अभी तक 186 ओवरग्राउंड वर्कर से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आतंकियों के टारगेट पे सिर्फ बैसरन घाटी नहीं थी, बल्कि 3 और ऐसी लोकेशन थी जो इन लोगों के निशाने पर थी, जिसमें आरू घाटी, बेताब घाटी और एक अम्यूजमेंट पार्क भी आतंकियों के निशाने पर था। लेकिन वहां पर आतंकी हमला नहीं अंजाम दे पाए, क्योंकि सुरक्षाकर्मी और डिप्लॉयमेंट सुरक्षा कर्मियों का वहां पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए बैसरन घाटी का चुनाव किया गया। और यह भी जानकारी मिल रही है कि अगर इन 3 लोकेशन जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आरू, बेताब और अम्यूजमेंट पार्क, यहां पर आतंकी हमला करते तो आतंकियों को एस्केप करने में, यानी कि बाहर निकलने में काफी परेशानी होती। इसलिए इन 3 लोकेशंस को छोड़कर बैसरन घाटी का चुनाव किया गया, क्योंकि वो एक तो टॉप पर है और वहां से निकलने में जिस तरीके से जंगलों का सहारा लिया जाता है और वैसा ही देखने को मिला। और यही कारण था कि 2 दिन पहले रैकी आतंकियों द्वारा की गई थी और इस रैकी में 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों की मदद की थी। ये तमाम खुलासे पूछताछ में हुए और पूछताछ में यह भी जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए तकरीबन 20 ऐसे लोग थे जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का जो काम है वो साफ तौर पर कर रहे थे। एनआईए लगातार ऐसे 2500 संदिग्धों की पहचान कर चुकी है, उनके बारे में जानकारी जुटा चुकी है और जिससे लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि 186 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और एक बाकायदा टाइमलाइन खड़ी की जा रही है और टाइमलाइन तैयार की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें से 2 सैटेलाइट फोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जांच एजेंसी ट्रेस कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में अभी यही है कि बैसरन घाटी, जहां पर 22 तारीख को आतंकी हमला तो हुआ, लेकिन उसके अलावा 3 और ऐसी लोकेशंस आतंकियों के निशाने पर थी, लेकिन सुरक्षा वहां पर बहुत ज्यादा मुस्तैद थी, जिस कारण से वहां पर हमला नहीं कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह वहां हमला न करने की यह थी कि एस्केप रूट आतंकियों के पास नहीं था। और यही कारण है कि बैसरन घाटी का चुनाव किया गया, बाकायदा रैकी की गई, वहां पर आतंकी 2 दिन पहले से मौजूद थे। ठीक है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान ने 17 बार सीज फायर तोड़ा है। लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने 7 दिनों में यानी कि 1 हफ्ते के भीतर 17 बार सीज फायर तोड़ा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और ऐसे में लगातार 7वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी होती है और जब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है तो फिर पाकिस्तान की अलग अलग चौकियों से झंडे समेत हटा दिए जाते हैं। जब बीते दिन भी भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भारत की ताकत क्या है, उसको पाकिस्तान को आईना दिखाया जा रहा था, तब झंडे हटा देते हैं। लेकिन 7 दिन में 17 बार सीज फायर का उल्लंघन होता है। देखिए लगातार क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है जो सूत्र जानकारी देते हैं कि जो ओपन बॉर्डर इलाके हैं वहां पर लगातार फायरिंग कर आतंकियों के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बड़ी जानकारी यह है, जो लगातार जांच हो रही है, जो आतंकी हैं वो अभी भी भारत की सीमा के अंदर ही हैं। जो सैटेलाइट फोन उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, उनके सिग्नल्स को लगातार ट्रेस करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और ये जो बार बार सीज फायर हो रहा है, इसके जरिए कोशिश हो रही है कि कैसे आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज यहां पर बनाया जाए। लेकिन भारत सरकार
ने हॉटलाइन के जरिए बात कर पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके का दुस्साहस लगातार पाकिस्तान कर रहा है उसके लिए एक बड़े एक्शन के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कार्रवाई है थमती नजर नहीं आ रही। लेकिन बॉर्डर पर भारतीय सेना के जो जवान है वो चौकियों पर लगातार मुस्तैद है। और आखिर कैसी घबराहट है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की ओर से कि जो फ्रंटलाइन चौकियां हैं वो पहले खाली कर दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, उसके पर पहले अपने झंडे हटा लिए जाते हैं और उसके बाद जब पूरी दुनिया के सामने ये जो स्थिति है पाकिस्तान की जो है बिगड़ती हुई दिखती है तो एक बार फिर से उस पर झंडे लगाए जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना लगातार इस दुस्साहस का, इस लगातार सीजफायर उल्लंघन का जो जवाब है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। सीजफायर का जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना यहां पर कर रही है। और दूसरी तरफ पूरे बॉर्डर को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, बंकर्स को तैयार कर लिया गया है और आखिर कैसे एक्शन होगा उसके लिए स्ट्रैटेजिक मूव पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब कभी भी किसी बड़े एक्शन की जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने यहां पर आ सकती है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लगातार पूरी दुनिया के सामने, अलग अलग देशों के सामने इस वक्त पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि 48 से 36 घंटे के अंदर भारत कोई बड़ा एक्शन यहां पर कर सकता है। और पूरी दुनिया से ये जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के पर लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जो अब से पहले न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा था अब पूरी दुनिया के पैर पकड़ता हुआ दिख रहा है कि आखिर कैसे भारत के इस गुस्से का, क्योंकि इकोनॉमिकली तौर पर अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, वो देश जिन्हें वो अपना साथी इससे पहले बता रहा था, लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने अपना एनएसए बदला है। पाकिस्तान ने पहली बार आईएसआई प्रमुख एनएसए को नियुक्त किया है। भारत के डर से पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान में इतनी खलबली है कि अलग अलग फैसले ले रहा है। अब अपना एनएसए ही बदल दिया है। पाकिस्तान ने आईएसआई प्रमुख असीम मलिक को एनएसए बनाया है, नई जिम्मेदारी दे दी आईएसआई प्रमुख को। भारत के डर से लगातार पाकिस्तान को लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है उन्होंने भी सीधे तौर पर पाकिस्तान की मीडिया के सामने आकर रोते बिलखते हुए कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डर लगातार सता रहा है। देखिए, भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो चुकी है, इकोनॉमिक स्ट्राइक हो चुकी है, क्योंकि अब एयर स्पेस भी भारत में पाकिस्तान के लिए बंद हो चुका है। और वहीं अब पाकिस्तान को क्या करना है, क्या कुछ कदम उठाने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब ये कदम भारत के डर से पाकिस्तान ने एनएसए बनाया है। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने अपना एनएसए ही बदल डाला है और अब ऐसी ही खलबली